तो इस वन शॉट में हम सत्ता के साझेदारी को पूरा समझेंगे और जानेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं और कैसे लिखना है। देखिए, एक तरीके से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या ये सही, गलत, जोड़ी, विकल्प, सब तरीके से पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। इतने तरीकों से पूछा जा सकता है ये प्रश्न। आपको एग्जामिनर कान ऐसे या ऐसे कैसे भी पकड़े, आप हो तैयार। पूरे चैप्टर के नोट्स देंगे हम फ्री में। तो कैसे हैं मेरे छोटे भाई बहनों, मैं शुभम तिवारी अरिविहान के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हाँ, उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बिल्कुल पढ़ाई में व्यस्त रहना है। भले ही मई का महीना चल रहा है, सर हम तो नाना के घर हैं, हम नानी के घर हैं, हम बुआ के घर हैं, हम शादी में, भले ही आप कहीं पर भी हो, पर थोड़ी थोड़ी सी पढ़ाई शुरू करिए। सर आईपीएल भी तो देखना है। हाँ बेटा देखो, पर थोड़ा थोड़ा पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई हमें बहुत ऊपर लेकर जाती है। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए तो मेरे दिल से सलाम है और दिल से सलाम कर रहा हूं उनको। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि याद रखना, मई के महीने में भी जो पढ़ाई करे उसे डेयरिंग कहते हैं, और जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसे इंग्लिश में पावर शेयरिंग और हिंदी में सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो हाँ मेरे छोटे भाई बहनों, आज हम आए हैं सत्ता की साझेदारी पढ़ने। और ये साझेदारी शब्द जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे छोटे भाई बहनों, बहुत जरूरी शब्द है। आप लोग अभी आईपीएल देख रहे हो, मजा कर रहे हो, आईपीएल देख रहे हो, वहां पर भी तो आपने देखा है ना कैसे साझेदारी बनती है, कैसे पार्टनरशिप बनती है ओपनिंग बैट्समैन की, और वो फिर फटाफट बेहतरीन पावर प्ले में आगे निकल जाते हैं। तो आपके जीवन का भी ये पावर प्ले चल रहा है। जो मई जून में बच्चा पढ़ लेगा ना, वो बिल्कुल आगे निकल जाएगा मेरे छोटे भाई बहनों, क्योंकि मई जून में जो ज्यादा पढ़ लेगा वो रेस में आगे दौड़ रहा होगा। और आपका ये सारथी शुभम तिवारी एसएसटी पढ़ाने आया है आपको। सोशल शुभम तिवारी एसएसटी आपको एसएसटी पढ़ाएंगे और हमको इसी मजे के साथ पढ़ना है। तो मेरे मध्य प्रदेश के बच्चों, मैं आपके लिए बहुत अच्छा चैप्टर लेके आया हूं, पावर शेयरिंग मतलब सत्ता की साझेदारी। और ये सत्ता की साझेदारी आपको बहुत अच्छे से समझ कर पढ़नी है और अपना फोकस रखना है, अपना ध्यान रखना है और मेरे साथ जुड़े रहना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि यदि रास्ते पता होते हैं ना मेरे छोटे भाई बहनों, तो उन रास्तों में हम आसानी से चल पाते हैं। और मैं तो आपके इन रास्तों में आगे आगे चल रहा हूं ना, जिससे इन रास्तों के सारे कांटे में हटा दूं, तो मेरे जो एमपी बोर्ड के प्यारे 9वीं 10वीं जो 10वीं के बच्चे 9वीं पास करके आए हैं, उनको रास्ता साफ मिले और वो फटाफट अपने 95% के सपने पर पहुंच जाएं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सत्ता की साझेदारी का परिचय। क्यों जरूरी है सत्ता की साझेदारी? साझेदारी करने से तो चीजें कम होती हैं सर, बंटवारा होता है, हमने तो ये सुना था। तो आप कैसे बदल देंगे इस सत्ता की साझेदारी? कैसे हमारे देश के लिए जरूरी है सत्ता की साझेदारी? तो जब तक कोई उदाहरण नहीं देंगे सर, कुछ अच्छा बताएंगे नहीं, तो हम कैसे मानेंगे? तो एक नहीं 2 उदाहरण लेके आया हूं। कौन कौन से? बेल्जियम और श्रीलंका के। कैसे बेल्जियम और श्रीलंका सत्ता की साझेदारी के दुर्परिणाम या परिणाम अच्छे देखते हैं। फिर इसके बाद जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप हैं और भारत में कौन सा रूप पाया जा रहा है। सब सवालों के जवाब मिलेंगे, इस वीडियो में बना रहना पड़ेगा। और आखिरी में हम ये क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे चाहता हूं मेरे छोटे भाई बहनों, कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है तो क्यों है? इसका जवाब आपको कब मिलेगा? जब आप मेरे से कहानी सुनेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की। और यूट्यूब पे जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए सरप्राइज है मेरे छोटे भाई बहनों, क्योंकि बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी तो हर जगह पढ़ाई जाती है। मैं आपको 2 ऐसे देशों की भी कहानी बताने वाला हूं जो आपकी ही बुक में है, आपकी ही किताब में, पर कोई नहीं पढ़ाता, पर उससे प्रश्न आता है। तो बिल्कुल आपको जुड़े रहना है इंटरेस्ट के साथ और पूरा वीडियो देखना है बिल्कुल आराम से। समझ गए हैं मेरी बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं शुभम तिवारी, आपका शिक्षक, बड़ा भाई, गुरु, दोस्त, जो मानना हो वो मान लो मेरे छोटे भाई बहनों, पर मैं आपको अभिषेक शर्मा मान रहा हूं और अपने आप को क्या मान रहा हूं? ट्रेविस हेड।
क्योंकि ये पार्टनरशिप, ये साझेदारी हमें इस पहले अध्याय से लेकर पूरे सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान को पढ़ते समय तक रखनी है और हमारा लक्ष्य है 100/100 सामाजिक विज्ञान में। क्लियर है? तो पानी से भी सस्ती शिक्षा पहुंचाने का और हर घर अरिविहान, हर घर शिक्षा की क्रांति जगाने की ये अलग लेकर मैं आया हूं रितेश सर के मार्गदर्शन में कि हम सिर्फ 51 रुपए में साल भर ये टॉपर बनाने वाली बैच में आपसे मिलने। तो चलिए हम शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं कि अरिविहान ही क्यों, अरिविहान ही क्यों। बेटा ये जो भी तस्वीरें दिख रही हैं आपको, है ना, आकाश भैया की, है ना, श्लोक भैया की, आरची दीदी, खुशबू दीदी, स्तुति दीदी, ये सब दीदियां लोग यहाँ से टॉप किए, भैया लोग टॉप किए। पर मेरा यकीन मानो, ये नवोदय बैच में आप 10th क्लास में जुड़कर यहाँ आपकी तस्वीर, मैं आपकी तस्वीर देखता हूं मेरे छोटे भाई बहनों, यहाँ पर मैं आपको देख रहा हूं कि आप आए और इस तस्वीर में अपनी फोटो लगवाएं। मेरे एमपी बोर्ड के बच्चों, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा सबसे पहला बैच जो नवोदय का है, हम लगातार 3 सालों से उन्नति बैच, टॉपर बनाने वाली उन्नति बैच में टॉपर देते जा रहे हैं। पर जो पहला टॉपर होगा नवोदय बैच का, मेरे यहां लगेगा, वो यहां बसेगा। तो मैं आपको देख रहा हूं उस टॉपर वाली जगह पे। तो आपको बस आज ये वीडियो रख लिया है ना, तो जब टॉप करो तो ये वाला फील दिखाना। सर उस दिन मैंने ठान लिया था जब आपने कहा था कि मैं यहां देख रहा हूं आपको, तो आना है और पढ़ना है और हमें कामयाब होना है। तो क्लियर है? अब शिक्षा की हर बाधा को दूर कर दिया है, आर्थिक बाधा को भी रितेश सर ने दूर कर दिया है। इस बैच का ओरिजिनल प्राइस जो हमने 1951 मतलब 1951 रुपए रखा था, हमारा 27 अप्रैल को एक इवेंट हुआ था। उस इवेंट में, एक कार्यक्रम में सर ने सिर्फ इस बैच की प्राइस 51 रुपए कर दी है। शगुन के 51 रुपए में आप शिक्षा ग्रहण करें, आप अपने हर सपने को पूरा करें। अब कोई संसाधनों की कमी नहीं रहेगी, वो सब कुछ आपको इस नवोदय बैच में, टॉप करने वाले बच्चों के लिए नवोदय बैच, टॉपर बैच नवोदय बैच में आपका स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है। बस ये सर ने महंगाई पर हथौड़ा मार दिया है। शिक्षा की क्रांति लाने के लिए उन्होंने शिक्षा में जो आर्थिक बाधा थी उसको दूर कर दी है। जैसे थॉर के पास हथौड़ा था, वैसे ही रितेश सर ने इस महंगाई पर मार दी है कि मेरा हर एक बच्चा गांव में बैठा हुआ, वो टिमरनी में बैठा हुआ बच्चा, वो रहट गांव में बैठा हुआ बच्चा, वो बड़वानी में बैठा हुआ बच्चा, वो कटनी में, सिहोरा में, सीहोर में, मालवा में, निमाड़ में, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, जहां पर रोड भी ना पहुंची हो वहां पर भी शिक्षा पहुंचे। उसके लिए रितेश सर ने सिर्फ 51 रुपए में आपके लिए टॉपर बनाने वाली बैच लॉन्च कर दी है मेरे छोटे भाई बहनों। बस आपको जुड़ना है। और ये 51 रुपए में हम आपको क्या देंगे, बात पैसों की नहीं है, क्वालिटी जो हम देने वाले हैं। आप सोचिएगा, आपको टॉप करने के लिए जो जो चाहिए, यदि एक अच्छा खाना बनाने के लिए बहुत सभी चीजें चाहिए ना, वैसे ही एक टॉपर बनने के लिए जो चीजें चाहिए, प्रथम रैंक लाने के लिए जो चीजें चाहिए, मैं आपको बताऊं, मैं कोई एक बच्चे को टॉप करते हुए नहीं देखना चाहता, मैं पूरी की पूरी बैच को टॉप करते हुए देखना चाहता हूं। क्योंकि मैं हर जिले से टॉपर अपनी क्लास से चाहता हूं मेरे छोटे भाई बहनों। और यही रितेश सर का सपना है और यही हरिविहान के हर एक शिक्षक का सपना है। तो आपको पूरे साल लाइव क्लासेस मिलने वाली है ऐप पर, मात्र 51 रुपए में पूरे साल आपको लाइव क्लासेस, लाइव हम दोनों साझेदारी बनाते हुए पढ़ेंगे। 31 अक्टूबर को हम क्या कर देंगे, कोर्स खत्म, आपको टॉपर नोट्स मिलेंगे। बेटा लेक्चर जब आप पढ़ते हो, सुनते सुनते लिखते रहते हो, दिक्कत हो जाती है कि सुन भी नहीं पाए, अच्छे से लिख भी नहीं पाए। तो ये कमी को दूर करने के लिए आपको टॉपर के नोट्स, कि टॉपर कैसे लिखते थे, बिल्कुल हमारे द्वारा दिए जाएंगे। ये टॉपर नोट्स आपके नोट्स होंगे, आप इन नोट्स को पढ़कर टॉप करेंगे। इसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस तो हर जगह हो रही है, पर आपको तो लिखने की कला आनी चाहिए ना मेरे दोस्त। तो आपको लिखने की कला सिखाएंगे और उत्तर आप तो लिखेंगे ही लिखेंगे, हम उसका पूरा लिखित उत्तर देंगे।
जिससे आपको पता हो सही उत्तर कैसे लिखा जाता है। फिर डाउट सॉल्विंग तो इतना आसान कर दिया है। डाउट सॉल्विंग की मम्मी है हमारी विहान। जैसे आप मम्मी से भूख लगती है और खाना मांग लेते हो ना, वैसे ही डाउट पूछना हो तो अरिविहान पे आओ, डाउट पूछो, तुरंत आंसर पाओ। 24/7 आपको डाउट क्लियर किए जाते हैं। और पिछले साल जो बच्चे टॉप किए हैं वो आपको साल भर में गाइडेंस देने आते रहेंगे। ये कोई और नहीं कराता, सिर्फ अरिविहान कराता है। आपको आपके सीनियर जो आपके बच्चे पिछले साल टॉप किए हैं, आपके बड़े भैया दीदी, वो सब आपसे मिलकर आपको गाइडेंस देंगे। और आखिरी में जो बच्चे परीक्षा से डरते हैं तो परीक्षा से पहले परीक्षा का पूरा डर खत्म कर देंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि बच्चे को हम इतनी ऊर्जा दे देते हैं, इतना कंटेंट दे देते हैं, इतना कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से परीक्षा लिख कर आता है। हम परीक्षा से पहले परीक्षा का सारा डर खत्म कर देंगे। क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ बताया जाएगा इस नवोदय बैच में। और ये एक शिक्षा की क्रांति के लिए भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और मध्य प्रदेश के श्री शिक्षा मंत्री जी जो हैं वो हमें सम्मानित कर चुके हैं, हमारे सर रितेश सर को सम्मानित कर चुके हैं। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि 10वीं में भी आप आए और अपना नाम रोशन करें। और पहला टॉपर 10वीं का मैं आपको देख रहा हूं मेरे छोटे भाई बहन, आपको देख रहा हूं। समझ रहे हैं? तो चलिए अब इस टॉपर बनने की जर्नी को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से आज आप 10वीं में खड़े हैं ना, वैसे ही आपके पास दो रास्ते हैं। आप यदि नवोदय बैच चुन लेते हैं मेरे छोटे भाई बहन, तो आप बेल्जियम बन जाएंगे। सर आपने बेल्जियम तो अभी पढ़ाया ही नहीं। मैं आपके दिमाग में चीज डाल दे रहा हूं कि एक सही डिसीजन कैसे एक देश को संवार देता है और एक गलत डिसीजन कैसे एक देश को बिखरा देता है। तो ये डिसीजन आपके हाथ में है मेरे छोटे भाई बहन, याद रखिएगा। ये बेल्जियम की कहानी है, ये सत्ता की साझेदारी की कहानी है, पर इससे पहले ये आपकी कहानी है मेरे छोटे भाई बहन। क्योंकि आप एक सही डिसीजन लेते हैं, आप एक सही परिणाम पाते हैं। एक आप गलत डिसीजन लेते हैं, वो श्रीलंका बताएगा। क्योंकि हमें सिर्फ अपने अच्छी चीजें नहीं पता होनी चाहिए, हमें हमारी कमजोरियां भी पता होनी चाहिए। जितनी जरूरी हमें अपनी ताकत जानना है, उतना ही जरूरी हमें अपनी कमजोरी जानना है। तो हम इन सारी जर्नियों से निकलेंगे और फिर आप टॉपर बनेंगे। क्योंकि मैं ये मानता हूं मेरे प्रदेश में, मेरे मध्य प्रदेश वासियों में, मेरे बच्चों में हीरा भरपूर है। इस प्रदेश में हीरो की कमी नहीं है, हीरो को तराशने की कमी है। और उस तराशने के लिए अरिविहान आपके पास आ गया है। मैं बस इतना ही कहूंगा, मत होइए परेशान, क्योंकि कक्षा 10वीं में भी है अरिविहान। क्लियर है? तो चलिए अब आप इस कहानी को समझ पाएंगे। बेटा मैंने आपसे कहा ना कि साझेदारी करना मतलब बांटना। एनसीईआरटी की बुक जैसे ही शुरू होती है, वहां पर एक बच्ची आती है, छोटी सी बच्ची आपके जैसी 10वीं क्लास की। वह कहती है कि कोई भी चीज साझेदारी करना मतलब बांटना, और बांटने से तो चीजें कम होती हैं। तो सर ये कैसे देश को अच्छा चलाने के लिए साझेदारी क्यों जरूरी है, आप मुझे समझाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है मेरे छोटे भाई बहनों के मन में भी यही प्रश्न आ रहा है ना मेरे दोस्त, कि सर मेरे पास 10 चॉकलेट है, यदि मेरा कोई भाई आ गया तो मुझे 5 चॉकलेट उसको देनी पड़ेगी, तो मेरा तो नुकसान हो गया। बेटा आप बहुत छोटी पिक्चर देख रहे हैं, मैं आपको एक बड़ी पिक्चर के रूप में दिखाता हूं। आप सब क्रिकेट खेलते होंगे या देखते होंगे। अब तो मेरी बच्चियां, जो हमारी छोटी बहनें हैं, वो भी स्मृति मंधाना बनना चाहती हैं, है ना, वो भी हरप्रीत कौर बनना चाहती है। अलग अलग बड़े बड़े क्रिकेटर महिलाओं में भी, तो वो भी अब थोड़ा थोड़ा क्रिकेट देखने लगी हैं, है ना। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, समझना। इस चैप्टर का बेस इस एग्जाम्पल से बन जाएगा। आप मान लीजिए आपकी जो भी फेवरेट आईपीएल टीम है उसके क्या बन गए हैं, कप्तान। क्या बन गए हैं, कप्तान। आपके पास क्या आ गई है, पावर। आपके पास क्या आ गई है, शक्ति। यदि आप उस शक्ति का बंटवारा नहीं करें, उसमें साझेदारी ना करें, आप सोचें कि मैं ही बैटिंग कर लूं, मैं ही बॉलिंग कर लूं, मैं ही फील्डिंग कर लूं, कैच पकड़ लूं, तो क्या आपकी टीम जीत पाएगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपकी टीम जीत पाएगी कि सारे काम आप ही कर ले? क्या आपकी टीम का प्रबंधन अच्छा हो पाएगा?
क्या आप अच्छे से टीम को चला पाओगे? नहीं चला पाओगे ना, यही उत्तर है ना आपका, नहीं चला पाओगे। बस जब एक टीम नहीं चल सकती, एक व्यक्ति के पास सारी पावर हो, उसे अपनी पावर बांटनी पड़ेगी। वो बॉलर को देता है जिम्मेदारी कि आप अपनी बॉलिंग के हिसाब से फील्ड लगा लीजिए, वो अच्छे फील्डरों को पास में लगाता है, पॉइंट्स में लगाता है, इधर उधर लगाता है, वह बॉलिंग करवाता है। विकेट कीपर को विकेट कीपर जो स्पेशलिस्ट है उसको देता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि जब काम बांटा जाता है तो सुलभता से क्या होता है, काम होता है, आसानी से काम होता है, चीजें अच्छी चलती हैं। बस यही कहानी बताती है कि सत्ता की साझेदारी नुकसानदायक नहीं है, और इसमें सत्ता की साझेदारी में सरकार के अंग हैं। वो अंग हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और फिर प्रश्नों के उत्तर भी देंगे मेरे छोटे भाई बहनों। बस याद रखिएगा, बने रहना है, याद रखना है, ये चीज क्लियर है। तो शक्ति बांटने से कमजोरी नहीं आती है, बल्कि हमारी चीजें सुचारू रूप से चलती हैं। ध्यान रहेगी ये बात, बिल्कुल। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बेल्जियम की कहानी। कहां पर है बेल्जियम, क्या लगता है आपको? बेल्जियम जो है वो यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम कहां पर है? यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जो जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग ये सभी देशों से घिरा हुआ है, इसके पड़ोसी देश है। यहाँ पर ये बेल्जियम जो इतना दुखी है ना, वो क्यों दुखी है? क्योंकि यहाँ पर 3 समुदाय के लोग रहते थे जो 3 अलग अलग भाषा बोलते थे। कौन कौन लोग बेटा? तो सबसे पहले जो जर्मनी की भाषा बोलते थे, जर्मन लोग। फिर दूसरे कौन हो गए? जो डच भाषा बोलते थे। और तीसरे हो गए जो फ्रेंच भाषा बोलते थे। सर, जो डच भाषा बोलते थे वो कौन से क्षेत्र में रहते थे? तो वो कौन से? फ्लेमिश क्षेत्र में रहते थे। याद रखना, फ्लेमिश, सब लिखा हुआ है बेटा। वो जो फ्रेंच बोलते थे वो वोलोनिया क्षेत्र में या वोलोनिया क्षेत्र में रहते थे। याद रखना। अब ये तीनों अपने देश से तो बहुत प्यार करते थे, पर ये आपस में एक दूसरे से नहीं बना पाते थे। इन दोनों तीनों के मन में थोड़ी सी एक दूसरे के प्रति हीन भावना थी। जैसे आप जब 9th में थे तो आपके 2-3 ग्रुप होंगे, सेक्शंस, 9th A, 9th B, 9th C। तो 9th की किताबों से, 9th क्लास से तो 9th A वाला भी प्यार कर रहा था, 9th B वाला भी प्यार कर रहा था, 9th C वाला भी कर रहा था। पर आपस में तो कंपटीशन चलता था ना, मैं सबसे अच्छी, 9th A, 9th B, 9th C। पर एक बार स्कूल में क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ और क्रिकेट टूर्नामेंट में ऐसा कहा गया कि 9th की एक टीम बनेगी। तो 3 प्लेयर, 4 प्लेयर, 3 प्लेयर करके मान लो 5-5, 15 की टीम बनी। तो हर क्लास से लिए गए। तब किसी ने 9th A और 9th B, C नहीं सोचा, सब एक होकर आए, सब ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। ऐसा ही कुछ बेल्जियम ने किया और वो खुश हो गया। ये दुखी बेल्जियम से खुश बेल्जियम हो गया। सर, समझ में आई मेरी बात कि क्यों बेल्जियम अच्छा हो पाया? क्योंकि उन्हें अपने देश से प्यार था और वह आपस में हीन भावना रखते थे, पर उन्हें ये समझा कि हम एक होंगे तो हम मजबूत होंगे। समझ गए? तो अब समझना परीक्षा में क्या आ सकता है मेरे छोटे भाई बहन। देखिए, हमारी परीक्षा में सबसे पहले इस एग्जाम में सही जोड़ी भी आ सकती है, सही गलत भी आ सकता है, खालिस्तान भी आ सकता है, 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कैसे आ सकता है? देखिए, सबसे पहले जो जर्मन भाषा बोलते थे, वो 1% थे। कितने थे? 1%। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं मैं, महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं, याद रखना। अभी 2025 में ही इससे पूछा गया था कि क्या जर्मनी भाषा में 2% लोग जर्मन भाषा बोलते, बेल्जियम में 2% लोग जर्मन भाषा बोलते थे। कथन सही है या गलत? गलत है, सिर्फ 1% बोलते थे। क्योंकि एग्जामिनर अब हो चुका है चंड, और आपके सोशल शुभम तिवारी भैया सब जानते हैं उनकी चाल। इसलिए हमें पता था वो कमजोर चीज को पकड़ेंगे, जिसका जिक्र क्या किताब में सबसे कम है, पूछेगा वहीं से। तो हम इसको पहले ही हाईलाइट कर देते हैं कि बेटा इसका ध्यान रखना। 59% डच भाषा के लोग रहते थे, 59%, और 40% वो कौन रहते थे? फ्रेंच भाषा के लोग रहते थे। ये थी जर्मनी की जनसंख्या का वितरण।
जर्मनी की नहीं बेटा, बेल्जियम की। जर्मनी की तो सिर्फ 1%। ये था वहां का जनसंख्या वितरण। समझ में आई मेरी बात? तीनों समुदाय एक दूसरे से थोड़ा सा दुखी रहते थे, हीन भावना रखते थे, पर अपने देश से प्यार करते थे। ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? समझ में आया? कहाँ है बेल्जियम? यूरोप महाद्वीप में है, एक छोटा सा देश है। किससे तुलना की गई है उसकी? तो बेटा भारत के एक राज्य हरियाणा से तुलना की गई है। अब मुझे बताओ, एक इतनी सी स्लाइड से कितने प्रश्न बन सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूं मेरे छोटे भाई बहनों, क्या प्रश्न नहीं बन सकता कि डच भाषा के लोग कहां, कौन से क्षेत्र में रहते थे? तो फ्लेमिश क्षेत्र में रहते थे। क्या ये प्रश्न नहीं बन सकता? मैं आपसे पूछता हूं पहला प्रश्न। ये नहीं प्रश्न बन सकता कि कितने प्रतिशत डच भाषा के लोग थे देश में? बन सकता है ना? हो सकता है सही गलत पूछ ले, हो सकता है सही जोड़ी दे दे, हो सकता है एक शब्द में उत्तर पूछ ले। सब ये दो। तीसरा, कौन से क्षेत्र में फ्रेंच भाषा के लोग रहते थे? तीसरा प्रश्न। कौन से क्षेत्र में रहते थे? कितने प्रतिशत रहते थे? चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न, जर्मनी कितने कितने प्रतिशत क्षेत्र में रहते थे या कितने लोग रहते थे? पांचवा प्रश्न। सोचो, एक छोटी सी ये स्लाइड हमें 5 क्वेश्चंस के जवाब देके जा रही है। इस कंटेंट क्वालिटी के साथ हम आपको पढ़ाते हैं नवोदय बैच में, मात्र 51 रुपए में ये कंटेंट क्वालिटी रहती है। समय का अभाव होने के कारण कई चीजें मैं आपको अभी लिखने की प्रैक्टिस नहीं करवा पा रहा हूं, तो आप ऐप में आइए और पढ़िए उसको कि कैसे हमको लिखना है। हमने थ्योरी तो समझ ली, हम उसको लिखे कैसे ये भी तो समझना होगा ना। तो इस तरीके से समझेंगे। बात समझ में आई मेरी? बात समझ में आई? ये छोटी सी स्लाइड कितने नंबर देकर जा रही है? बनाए, इतनी बारीकी से पढ़ना पड़ता है मेरे छोटे भाई बहन, याद रखना इस चीज को। चलिए तो हम समझ लेते हैं बेल्जियम। बेल्जियम कहां पर है? यूरोप में। बताया कि नहीं बताया मेरे छोटे भाई बहन? यूरोप में छोटा सा देश है, कई समुदाय के लोग रहते हैं। इसे देखे बिना बताओ कौन कौन से? डच, जर्मन और फ्रेंच, 3 समुदाय के लोग। कितना प्रतिशत? जर्मन सर सबसे कम है 1%, इसलिए पहले बता दूंगा क्योंकि एग्जामिनर वही नजर बिठाए रखा है। दूसरा सबसे ज्यादा डच 59%। कौन सा क्षेत्र? फ्लेमिश। फ्रेंच 40%, ये लिखा। समझ में आया? अब कैसा क्या होता है ये सारी चीजें। अब बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो बेटा मेरे छोटे भाई बहन, ये छोटी सी जगह है बेल्जियम की राजधानी और उसका नाम है ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। ये भी याद रखना। आ सकता है प्रश्न कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, तो बता दोगे कि नहीं बता दोगे मेरे छोटे भाई बहनों? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब आपकी किताब में एक शब्द लिखा है एथनिक और हिंदी में लिखा है जाति। कई बार एथनिक भी पूछ सकता है, कई बार जाति भी, तो यहीं पर मैं बता देता हूं और समझो मेरी बात को। एथनिक और जाति का मतलब क्या होता है? वे सभी लोग जो एक समुदाय से आते हो, एक प्रकार के रीति रिवाजों को क्या करते हो? मानते हो, फॉलो करते हो, मानते हो, और वे सभी एक संस्कृति से जुड़े हुए हो, उनको जाति कहा जाता है। 3 जाति हो गई ना, जर्मन, फ्रेंच, डच, बस यही मेरे छोटे भाई बहन। तो कैसे लिखना है इस जाति? अभी समय की कमी है, हमको समझते हुए चलना है, पर इसको लिखना भी कैसे है? तो बिल्कुल आराम से आपको लाइव क्लास में नवोदय बैच, टॉपर बनाने वाली नवोदय बैच में मैं लिखवाऊंगा भी, पर इसको अच्छे से समझते चलना, कोई कमी नहीं है, अच्छे से समझो। फिर इसके बाद बेल्जियम की राजधानी में एक विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पूरे देश में कौन सी भाषा का वर्चस्व था? कौन से लोग सबसे ज्यादा रहते थे? सर डच भाषा के। और आपको पता है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में क्या हो गया? 80% लोग फ्रेंच भाषा के रहने लगे। जो देश में ज्यादा थे वो राजधानी में कम हो गए। तो जो देश में ज्यादा थे वो राजधानी में कम हो गए, क्योंकि फ्रेंच भाषा 80% और डच भाषा वाले से 20%। और आप ही मुझे बताओ, किसी का घर खेड़ा में है, अपने मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है खेड़ा, और किसी का घर भोपाल में है, कोई भोपाल में रह रहा है, वहां उसकी जमीन है तो 100 एकड़ 150 एकड़ जमीन है, तो उसकी कीमत ज्यादा है कि वो गांव में जो जमीन है। भैया गांव की जमीन को मेरा प्रणाम है, पर जमीन की कीमत कहाँ ज्यादा है? राजधानी भोपाल में है ना। बस ऐसे ये जो ज्यादा रहते थे इनके पास बहुत पैसा आया,
तो जो फ्रेंच भाषी थे उनके पास पैसा था, और जिसके पास पैसा होता है उसके पास क्या होती है मेरे छोटे भाई बहनों? पावर होती है, शक्ति होती है। तो ये अपनी मनमानी चलाते थे, और ये देख के बेचारे डच भाषा वाले और जर्मन वाले तो इत्तू से थे, वो दुखी हो जाते थे। तो क्या हुआ, राजधानी में क्या हो गया कि जो बहुसंख्यक थे वो अल्पसंख्यक हो गए। सर ये बहुसंख्यक क्या होता है? जिनकी संख्या ज्यादा वो बहुसंख्यक, जिनकी संख्या कम वो अल्पसंख्यक। देश में अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा वाले, पर राजधानी में अल्पसंख्यक कौन हुए? डच भाषा। पैसा किसके पास ज्यादा? फ्रेंच भाषा वालों। चल किसकी रही? फ्रेंच भाषा वालों की। तो ब्रुसेल्स में स्पेशल केस क्यों हुआ? समझ में आया? स्पेशल मतलब विशेष स्थिति क्यों हुई? समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर राजधानी में अल्पसंख्यक का प्रभाव ज्यादा था। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। बेल्जियम में समस्या क्या हुई? अब मुझे बताओ क्या समस्या होगी? आप लोग 50 लोग हो और कोई 10 लोग आप पर हुक्म चलाएं, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? मुझे बताओ। यदि आपके पास 10 लोग हैं और आप 50 लोग हो, और वो 10 लोगों के पास पैसा ज्यादा है और वो अपनी मनमानी चला रहे हो, तो दुख तो होता है ना। बस यही पैसे वाले लोग अच्छी अच्छी एजुकेशन ले लेते थे, वो टॉप कर जाते थे। मुझे पता है कि मेरे गांव के बच्चे में ज्यादा टैलेंट है, ज्यादा मेहनत कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि हम शहर के बच्चों को नीचे लाएंगे। मैं चाहता हूं कि ये जो पानी से भी सस्ती शिक्षा हमने कर दी है नवोदय बैच में, बच्चा उससे जुड़े और अपने संसाधनों की कमी के कारण जो पीछे होता था वो ना हो। बस यही स्थिति वहां पर क्या थी कि उनको बुरा लगता था, वो संख्या में ज्यादा थे तो उनको लगता था कि भाई हमारी भी सुनी जाए, हमारे समुदाय हमारी भाषा का सम्मान किया जाए। समझ रहे हो वो क्या होता है? देखिए लोकतंत्र में बराबरी की मांग होती है, और ये बराबरी के अवसरों की मांग करते रहे, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बराबरी के अधिकार चाहते रहे, और इस कारण बेल्जियम में समस्या उत्पन्न हो गई। अब ध्यान देना, ये ब्रेसेल्स ऐसा क्यों लिख के लाए सर? यहाँ पर देखो भैया इतनी इतनी बारीकी से, और यहाँ पर तो ऐसा लिखा है। मेरी बात ध्यान से देखना है। कई बार परीक्षा में ऐसा लिखा भी आ सकता है, और कई बार परीक्षा में ऐसा भी लिखा आ सकता है। मेरा बच्चा शब्द को सोचे कि अरे हमारे मास्टर जी, हमारे बड़े भैया, हमारे एसएसटी भैया ने तो ऐसा बता दिया था, वैसा नहीं बताया था। इसलिए दोनों लिख के ले आया कि मेरा बच्चा कहीं पर भी ये ना सोचे कि ये वाला शब्द भी नहीं बताया। इसलिए समझ गए मेरी बात? समझ गए? बिल्कुल याद रखना। अब क्या हुआ, अभी शादी में कौन कौन है जल्दी से नीचे कमेंट करके मुझे बताना। जब ये वीडियो देख रहा हो उसके बाद कमेंट करके बताना कि हाँ सर मैं शादी में गया हूँ। तो जैसे आप लोग शादी में गए हो अभी, अब ये शादी में जाने के बाद आपको लगता होगा कि आपके बुआ का लड़का आया होगा, मौसी का लड़का आया होगा, चाचा के लड़के मिले होंगे, और भी बहुत सारे हमारे कजन्स मिलते हैं, हम उनके दोस्त रहते हैं। कुछ की आपस में बहुत अच्छी बनती है ना? बनती है ना कि नहीं बनती? बताओ मुझे। पर कई बार हमारे बीच में मन मुटाव हो जाता है, जैसे ये बेल्जियम में तीनों भाषा के लोगों के बीच में मन मुटाव हो गया। अब इस मन मुटाव को दूर कैसे करें बताओ मेरे छोटे भाई बहन? तो आप देखते हो कि आपकी मौसी बुआ आती है, फिर बोलती है अरे अरे ये तो मेरा बच्चा है, ये भी उसके बच्चे को भी बोलती है, और अपनी सुलह करवा देती है। मान लो हम ऐसे मन में बैठ के रख जाते कि अरे इससे अब मैं बात नहीं करूंगा, इसने मुझे मार दिया, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे वैसा बोल दिया, तो क्या आपको अच्छा लगता? नहीं लगता ना। बस एक किसी समझदार व्यक्ति ने आकर आपके बीच सुलह करवा दी। यही तो एक मुख्य पॉइंट है कि जब उसने सुलह करा दी, मतलब एक समझदार व्यक्तियों की जरूरत थी। तो ऐसे ही जर्मन भाषा, जो बेल्जियम था वहां जर्मन भाषी, डच भाषी और कौन से फ्रेंच भाषी कुछ समझदार लोगों ने कहा कि भले ही हम अलग हैं भाषा में, पर हम इस देश से तो प्यार करते हैं ना। तो वो अब बैठे, कहां पर बैठे? वो लोग एक कॉन्फ्रेंस में बैठे, मतलब उन्होंने मीटिंग करी, मीटिंग कि भाई कोई परिणाम निकाला जाए, नहीं तो मेरा देश टूट जाएगा। और ये देश के लिए प्यार क्या होता है, यदि ये भी पढ़ना है तो आपको आना है नवोदय बैच में, जिसमें नेशनलिज्म, यूरोप में राष्ट्रवाद या भारत में राष्ट्रवाद का उदय क्या है, वो राष्ट्रवाद की भावना। जब जनगण मन होता है ना तो ऐसे हो जाते हैं, या कोई बोलता है भारत माता की जय, अपने आप निकलता है। आपके मुंह से भी निकला होगा, अभी मैंने पूछा है भारत माता की जय।
ये क्यों आई भावना, ये पढ़ाऊंगा मैं। जब ऐप पर आप आएंगे तो बढ़िया लाइव क्लास में इस तरीके से हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई कैसे है ये भी समझेंगे नवोदय बैच में, क्योंकि हम एक एक कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। क्लियर है? तो ये चीजें क्लियर हुई। तो अब उन लोग बैठे, कब बैठे? तो 1970 में बैठे। 1970 में बैठे, फैसले करते करते, जैसे 1973 तक सारी चीजें लगभग बराबर हो गई थी, पर बेटा ये भूल जाना, ये कट्टा 1993 में, 1993 तक क्या किया इन्होंने? 1970 से 1993 4 संवैधानिक संशोधन किए। सर 4 संवैधानिक संशोधन, संविधान संशोधन क्या होता है सर? 4 संविधान संशोधन। अब संशोधन क्या होता है? संविधान में संशोधन, देखो आप लोग सब लोग स्कूल जाते हो, 9वीं में तो जाते थे, अभी बोल दोगे फटाक से कि सर अभी तो 10वीं के स्कूल शुरू ही नहीं हुए, हम तो मामा नाना घर है, मौसी घर है, बुआ घर है, जहां पर भी हो, पर स्कूल 9वीं में तो गए थे ना। तो 9वीं में जब आप स्कूल का टाइम आपका 8 बजे होगा, पर जब ठंड पड़ती, वो अक्टूबर नवंबर की ठंड आती है जब, तो स्कूल का समय क्या हो जाता है? 8:30 हो जाता है, कहीं 8:45 हो जाता है, कहीं 9 हो जाता है। ये जो नियम में परिवर्तन किया गया उन परिस्थितियों को देखकर वही कहलाता है संशोधन। नियमों में परिवर्तन करना परिस्थितियों को देखकर वो कहलाता है संशोधन। वैसे ही जो बेल्जियम के लोग थे वो आपस में बैठे और उन्होंने कुछ नियम बदले, कुछ नियम नए बनाए, और जिससे देश के हालात सुधर सके। समझ में आया? समझ में आया? बिल्कुल, है ना? ये चीज याद रखना। अब क्या हुआ? उन्होंने सबसे पहले एक केंद्र सरकार बनाई। क्या बनाई? केंद्र सरकार बनाई। केंद्र सरकार में स्पष्ट कर दिया कि भैया चाहे फ्रेंच भाषा के लोग हों या डच भाषा, मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगी। चाहे राजधानी में किसी की संख्या ज्यादा हो या देश में किसी की ज्यादा हो, हमें कुछ लेना देना नहीं। यदि फ्रेंच भाषा के 30 मंत्री हमने बनाए हैं तो डच भाषा के भी 30 मंत्री बनेंगे। याद रखना, फ्रेंच भाषा के 30 मंत्री हैं तो डच भाषा के भी 30 मंत्री होंगे। मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी। क्लियर है? देखो समय की कमी समझते हो ना, हम ये वन शॉट है, कई चीजें नहीं बता, पर मैं सब कुछ बताऊंगा, पर उसको लिखना कैसे है, सही ढंग से कैसे क्या करना है, वो उसके लिए आपको ऐप पे आके पढ़ना पड़ेगा। पर लिख लो, मैं अभी भी ये बता जा रहा हूं कि यदि कोई विशेष मामला आता है ना, तो दोनों लोगों का बहुमत चाहिए रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई अलग बहुमत लेकर सिर्फ ये अपने बहुमत लेकर कर ले, तो कोई भी परिवर्तन करने के लिए दोनों भाषाओं के मंत्रियों का बहुमत आवश्यकता की जरूरत लगी। तो इन्होंने क्या किया? दोनों को बराबर स्थिति दे दी। ये तो कर दिया। अब इसके बाद क्या किया इन्होंने? इन्होंने किया कि जो राजधानी थी ना उसमें विशेष मामला था, तो वहां पर क्या किया? आपकी किताब में एक कार्टून बना हुआ है, अभी मैं दिखाता, पर कार्टून बना हुआ है, वहां पर दोनों भाषाओं, डच भाषा और फ्रेंच भाषा दोनों में लिखा हुआ है एक पता। और ये पता दोनों भाषाओं में इसलिए लिखा है कि राजधानी में दोनों भाषाओं को बराबर वर्चस्व दिया गया, बराबर दर्जा दिया गया और उनको सम्मान दिया गया कि कोई भाषा किसी पर हावी नहीं है। वहां पर स्पेशल ध्यान रखा गया कि दोनों समुदाय के लोग शांति से रहें और कोई किसी के ऊपर ना लगे, क्योंकि क्या लगने लगा था कि देश में तो ये ज्यादा है और इस शहर में हम ज्यादा हैं, तो ये संतुलन बना रहे, इसलिए उन्होंने ब्रुसेल्स में स्पेशल दर्जा किया गया दोनों भाषाओं का, दोनों चीजों का। समझे मेरी बात? इसके बाद उन्होंने क्या किया? राज्य सरकारें बनाई। राज्य सरकारें क्या होती है? स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, राज्य सरकारें बनाई। अब मेरी बात समझ रहे हो सत्ता की साझेदारी कैसे हो रही है? राज्य सरकारें कौन कौन से क्षेत्र थे? एक था फ्लेमिश क्षेत्र जिसमें डच लोग रहते थे, एक था बोलोनिया क्षेत्र जिसमें कौन रहते थे? फ्रेंच लोग रहते थे। अब इस क्षेत्र में क्या हुआ कि भाई आपका क्षेत्र है, आपके स्थानीय लोग अपनी सरकार चुने। ऐसा नहीं होगा कि उस क्षेत्र में ये जाके वोट डालेंगे, इस क्षेत्र में ये जाके वोट डालेंगे। आपके लोग आपके क्षेत्र में वोट डालेंगे और अपने लोग चुनेंगे, और राज्य सरकारों को स्वतंत्र रखा गया अधिकतर मामलों में। किससे? केंद्र सरकार से। क्लियर है? केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को क्या रखा गया? स्वतंत्र रखा गया। क्लियर है? क्लियर है? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न
जो यहाँ से आ सकता है, सामुदायिक सरकार। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें जितने स्टार बना सकते हो बना लो मेरे एमपी बोर्ड के बच्चों, आपसे बात कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामुदायिक सरकार क्या होती है? किसी समुदाय विशेष के लिए बनी हुई सरकार, जो वहां की शिक्षा, वहां की कला, संस्कृति और वहां के विशेष मुद्दों को सुलझाए, उसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। मतलब जैसे मैं किसी एक समुदाय से आता हूं, मेरे रीति रिवाज हैं, मेरे रीति रिवाजों को मैं मानता हूं, उसमें कुछ चेंज करना है, बदलाव करना है, तो वो हमारे इस समुदाय के लोग ही करें, दूसरे समुदाय का क्या ना हो हस्तक्षेप ना हो। इसलिए सामुदायिक सरकार बनाई गई, जिसमें जर्मन भाषा लोगों के लिए अलग बनाई गई, फ्रेंच भाषा वालों के लिए अलग बनाई और डच भाषा के लोगों के लिए अलग बनाई गई। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि बेल्जियम सरकार ने कितनी सरकारें बनाई? तो सबसे पहले केंद्र सरकार, फिर दूसरा राज्य सरकार, तीसरा सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार कितनी बनी? 3 बनी, जर्मन भाषा लोगों के लिए, डच भाषा लोगों के लिए और फ्रेंच भाषा लोगों के लिए। ये 4 बदलाव किए, जिससे बेल्जियम में क्या आई? शांति आई। समझ में आया किन मुद्दों पर? भाई अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति, अपनी कला के जुड़े हुए मुद्दे देखो। बन सकते हैं प्रश्न की नहीं बन सकते? सामुदायिक सरकार की परिभाषा लिख लोगे, बस ऐसे ही। समझ रहे हो? बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अब आपको लग रहा होगा कि ये बेल्जियम ने कितना मतलब जटिल प्रक्रिया चुनी कि भाई एक राज्य सरकार है, जब राज्य सरकार है तो सामुदायिक सरकार की क्या जरूरत है? इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? सोचना जरा, है ना। अब ये भी लग रहा है केंद्र सरकार है, मंत्रियों की संख्या फिक्स कर दी गई। क्यों कर दी गई? पर इस देश में शांति लाने के लिए सत्ता की साझेदारी की गई, सत्ता को बांटा गया और ये देश एक खुशहाल देश बना। आपको पता है बाद में जब यूरोपियन संघ बना, मतलब यूरोप के सभी देश मिलकर एक संघ बनाते हैं, और उस संघ का जब मुख्यालय बनाने की बात आती है तो आप गैस करो, आप तुक्का लगाओ मेरे छोटे भाई बहनों कि किस शहर को उस यूरोपियन संघ का मुख्यालय चुना गया होगा। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है EU, मान लो ऐसा लिखा आ जाए, यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ बना गया? तो याद रखना ब्रुसेल्स को बनाया गया। कौन है ब्रुसेल्स? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। क्लियर है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को बनाया गया। तो अब बताओ, क्या हम इसके प्रश्नों को समझ पाए? कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं समझ पाए? किस तरीके से पढ़ना है समझ पाए? इसका वेटेज कितना है समझ पाए? 2 नंबर का वेटेज है। हर टाइप का क्वेश्चन आता है, हमें नहीं छोड़ना है। तो है ना, समझ गए मेरी बात? समझ गए। और ऐसे बेल्जियम खुश हो गया। क्या हुआ? आखिरी में बेल्जियम खुश हो गया। ये खुश बेल्जियम है। इसी तरीके से हम शिक्षा की क्रांति लाने वाले अरिविहान से जुड़ते हैं, हमारी टॉपर बनाने वाली बैच नवोदय बैच से जुड़ेंगे, तो आप भी ऐसे ही खुश होंगे साल के आखिरी में जैसे बेल्जियम खुश हो गया। समझ गए मेरी बात? समझ गए? वेरी गुड। अब इससे कौन से आ सकते हैं, है ना। देखो एक चीज ध्यान देना, एक सेकंड याद, है ना, एक चीज ध्यान देना, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार क्या है? ये क्वेश्चन 2 मार्क में आ सकता है कि नहीं आ सकता मेरे छोटे भाई बहनों, है ना। और बेल्जियम, ये वाला बे इधर चला गया, कोई बात नहीं, है ना। बेल्जियम में डच और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच संघर्ष का कारण बताइए। क्या आप बता पाओगे? इन प्रश्नों के उत्तर मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में चाहिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए। और बाकी कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं मैंने बताया। सही जोड़ी आ सकती है कि नहीं आ सकती? सही जोड़ी, सही गलत आ सकता है। सही गलत तो भरपूर आ सकता है। जैसे क्या पूछ लेगा? सही गलत में पूछ लेगा कि यूरोपियन संघ का मुख्यालय पेरिस में है, सही है या गलत? तो क्या लिखोगे? गलत, क्योंकि हमें पता है कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में। क्या पूछ सकता है? यूरोपियन संघ का मुख्यालय डैश है, खालिस्तान पूछ सकता है।
4 विकल्प बहुविकल्पी प्रश्न पूछ सकता है कि क्या एक ही प्रश्न कितने तरीके से बन सकता है, ये बता रहा हूं। क्या पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है, लिख सकता है। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, ब्रुसेल्स, फिर उसके बाद आप कोई भी ले लो, कोलंबो, दिल्ली, है ना, पूछ लेगा। तो हमें पता होना चाहिए। इस तरीके से हर टाइप के प्रश्न हमने एक पूरे टॉपिक से क्या किए बेटा, कवर करे। समझ में आया? इस प्रकार के और भी प्रश्न और भी अभ्यास नवोदय बैच में आपको मिल रहा है, और ये आप ज्वाइन करते हैं तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, बेल्जियम बनकर खुश होकर निकलेंगे। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है कि नहीं है क्लियर? चलिए, तो अब एक देखिए, इस कहानी में को मैंने थोड़ा अलग ढंग से पढ़ाया। मैं हैप्पी एंडिंग नहीं दे रहा हूं, मैं इसमें ट्विस्ट एंडिंग दे रहा हूं। एंडिंग नहीं, एंडिंग। कैसी ट्विस्ट एंडिंग सर? पहले तो मैंने एक देश जो अच्छा था, यदि जैसे आपने इस वीडियो को देखा, कंटेंट को देखा और एक सही डिसीजन ले लिया, क्या टॉपर बनाने वाली बैच नवोदय बैच को ज्वाइन कर लिया। पर यदि आप बहक गए, किसी गलत कुछ चुन लिया, आप इंस्टाग्राम में लगे रहे, आप यूट्यूब पे लगे रहे, आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहा, आपने प्लानिंग नहीं करी, आपने नहीं देखा कि हमको कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो आप जूझते रहेंगे। और एक देश जैसे बेल्जियम तो अच्छा था, श्रीलंका बर्बाद हो गया। ये जो श्रीलंका शुरू शुरू में तो खुश लग रहा है, जैसे आप मेरे छोटे भाई बहन खुश दिख रहे हो कि अरे अभी तो शादी में एंजॉय कर रहा हूँ, 10 महीने बाद पेपर है, फिर दीपावली में सोचोगे 5 महीने बाद पेपर है, फिर जनवरी में सोचोगे 2 महीने बाद पेपर है। आपको वो तूफान से पहले की शांति समझ में ही नहीं आ रही है। तूफान आने वाला है। श्रीलंका को भी समझ में नहीं आया। आपको पता है श्रीलंका कब आजाद हुआ? पिछले वर्षों में पीछा पूछा गया हुआ प्रश्न है। 1948 में श्रीलंका आजाद होता है। कब होता है? 1948 में श्रीलंका आजाद होता है। सन 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश क्या होता है सर, ये बताइए सर। द्वीपीय देश क्या होता है? जब कोई देश चारों तरफ समुद्र से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? द्वीपीय देश कहते हैं। मतलब कोई भी हिस्सा उसके जमीन से टच नहीं कर रहा। एक अत्यधिक जानकारी लेके चल देता हूं कि भारत को श्रीलंका से पाक जल डमरू जोड़ता है ना, भविष्य में कभी काम आ जाए, पर अभी याद रखना द्वीपीय देश है जिसकी जनसंख्या 2 ही करोड़ है। जैसे बेल्जियम की जनसंख्या कितनी थी? 1.5 करोड़ के आसपास। इसकी तुलना भी भारत के हरियाणा के ही बराबर की गई है। याद रखना, ये चीजें पूछ सकते हैं। द्वीपीय देश है, हमारा पड़ोसी है ना, और पड़ोसी दर्द में होता है तो दुख तो बहुत होता है। तो बस ये बेल्जियम क्यों दुखी हुआ, ये जो बाहर से श्रीलंका क्यों दुखी हुआ, है ना। मैं बेल्जियम बेल्जियम क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्या लगता है? क्योंकि मैं आपको श्रीलंका बनते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, मैं आपको बेल्जियम बनते हुए देखना चाहता हूँ। क्योंकि जब बेल्जियम बनता है ना, तो मेरे बच्चे, आप जब बेल्जियम, मेरे छोटे भाई बहन, आप बेल्जियम जैसे खुश होगे ना, यकीन मानो शायद आपसे तो ज्यादा मुझे खुशी होगी, और आपके माँ बाप के बराबर भी मुझे ही खुशी हो रही होगी, और इतनी खुशी अरिविहान के हर एक शिक्षक को हो रही होगी। बस यही कहना चाह रहा था। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। क्या आपको मैंने द्वीपीय देश का मतलब समझा दिया? हाँ सर, आपने मुझे द्वीपीय देश का मतलब समझा दिया। जनसंख्या कितनी है? 2 करोड़ है। कितनी है? 2 करोड़ बता दिया मैंने। भारत का पड़ोसी देश है, ये भी बता दिया, भारत के पास पड़ोसी देश। और एक विविध प्रकार। सर यहाँ पर कौन से समाज के, कौन से समुदाय के लोग रहते थे? तो मेरी बात ध्यान से देखो, सब लिखा हुआ है, सब समझना है, पर कैसे? तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा जो लोग रहते थे वो रहते थे सिंहली भाषा के लोग। कौन रहते थे? सिंहली भाषा के लोग रहते थे। 74% सिंहली भाषा के लोग रहते थे, और वो लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। अब यहाँ पर सबसे कम जो रहते थे वो कौन रहते थे? मैं यहाँ सब लिख के बताता बेटा, पर ये वन शॉट है ना, आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं। पर आपको इसी तरीके से पूरा डिटेल लिखित तरीके से पढ़ना है तो आपको नवोदय बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको बेहतरीन तरीके से करेंगे बैच में, डिसिप्लिन के साथ। पर कुछ भी कमी नहीं हो रही है, आप लिखते चलना या फिर समझते चलना। तो श्रीलंका में 74% सिंहली लोग रहते थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे, और 7% ईसाई धर्म के लोग रहते थे। कौन रहते थे? ईसाई धर्म के लोग।
और बाकी रहते थे 1% अदर्स लोग रहते थे, 18% करीब रहते थे कौन, तमिल लोग। और तमिल में ही खेल है, कुछ भारतीय तमिल भी चले गए थे श्रीलंका। सर क्यों गए थे भारतीय तमिल श्रीलंका? इस प्रश्न का जवाब आपके मन में आना चाहिए था। जब मैं कोई पढ़ा रहा हूं तो मैं कोई कथा नहीं बाच रहा हूं, जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तो आपके प्रश्न मुझे कमेंट बॉक्स में, जब आप ये लेक्चर देख लो उसी समय उस कमेंट बॉक्स में करते रहना प्रश्न, अच्छा लगे तो अच्छा बताना। तो श्रीलंका में क्या हुआ, कुछ भारतीय तमिल भी चले गए। क्यों गए थे? क्योंकि जब हम गुलाम थे तो वहां पर चाय की खेती होती थी, चाय की खेती होती थी, बागानी होती थी, तो उस काम के लिए मजदूरी करने हम वहां गए थे। तो तमिल भाषा के अलग अलग लोग रहते थे, एक तो वहां के स्थानीय तमिल, श्रीलंकाई तमिल, एक भारतीय तमिल। अब भारतीय तमिल जो थे वो हिंदी भी बोलते थे, हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। तो श्रीलंका में क्या हो गया कि सबसे पहले कौन थे, सिंहली बौद्ध, यहां भी लिख लो भैया सिंहली बौद्ध, है ना, सिंहली बौद्ध, कौन, सिंहली बौद्ध, 74% सिंहली बौद्ध और 18% तमिल हिंदू मुस्लिम और 13% इसमें श्रीलंकाई तमिल थे। ये तमिल है ना, ये 18% है और इसमें से 13% श्रीलंकाई तमिल थे। और भारतीय तमिल जो है वो हिंदू और मुस्लिम थे। ठीक है, समझ गए मेरी बात, हिंदू और मुस्लिम थे। इधर हटाओ, टोटल तमिल 18%, उसमें से 13% श्रीलंकाई तमिल और फिर भारतीय तमिल जो हिंदू मुस्लिम थे और 7% ईसाई थे। समझ गए मेरी बात, समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल। तो ये स्थिति हुई। अब श्रीलंका में जैसे वहां पर बहुसंख्यावाद नहीं बन पा। सर ये बहुसंख्यावाद क्या होता है बेटा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको स्टार बना लीजिए, है ना। बहुसंख्यावाद महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसमें क्या पूछा जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि भैया सबसे पहले मेरी बात समझो कि श्रीलंका में जो सिंहली भाषा के लोग थे जो 74% थे, वो ये वाला गाना गाते थे, चाहे मैं ये करूं चाहे मैं वो करूं मेरी मर्जी। वो बहुसंख्या, जिनकी संख्या ज्यादा, मैंने बताया था ना, जिनकी संख्या ज्यादा वो अपनी मन मर्जी चला रहे थे। तो इनकी संख्या ज्यादा थी श्रीलंका में, किनकी, सिंहलियों की। तो वो लोग अपनी मर्जी चला रहे थे, वो बाकी लोगों को नजरअंदाज कर रहे थे। और बहुसंख्यावाद में जरूरी नहीं है जो संख्या में ज्यादा है वो हमेशा सही हो। सर कोई सा अच्छा सा उदाहरण दे दीजिए तो मेरे लिए और आसानी हो जाएगी। होली खेलते हो आप लोग सब, मेरे एमपी बोर्ड के बच्चों, होली खेलते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या होली खेलते हैं? हाँ, तो सर होली खेलते हैं जब आप लोगों का, मान लेते हैं 10 लोगों का ग्रुप है, 10 लोगों का जो आपका समूह है, आप लोग होली खेल रहे हैं और वो रोड में से आपका कोई बुजुर्ग जा रहा है और या कोई बुजुर्ग महिला जा रही, पुरुष जा रहा, या कोई व्यक्ति अपने ऑफिस जा रहा, पुलिस वाले जा रहे, पुलिस वाले को तो आप नहीं करोगे, डर जाओगे, कोई व्यक्ति जा रहा है पर आपके हाथ में गुब्बारा है और आपने उस व्यक्ति के ऊपर, आप आपस में होली खेलो पर आपने उसको गुब्बारा मारा। 10 में से 8 लोग इस चीज के पक्ष में है कि उस व्यक्ति को जो जा रहा है उसको गुब्बारा मारा जाए, और 2 लोग बोल रहे हैं भाई अपन आपस में होली करते हैं, उसकी कोई मजबूरी हो सकती है, बुजुर्ग है, गिर गया हमारे गुब्बारे से, कुछ हो गया, तो आप वो 10 में से जो 8 लोग हैं ना जो मारना चाहते हैं गुब्बारे, उनको बोल देंगे चुप रहे और तुम लोग तो डरपोक हो, ऐसा हो वैसा, उनको दबा देंगे। तो बताओ वो जो 8 लोग उस बुजुर्ग महिला या पुरुष को गुब्बारा मार रहे हैं वो सही है कि जो रोक रहे हैं वो सही है? वो जो 2 लोग रोक रहे हैं वो सही है, 8 लोग गलत हैं। मतलब बहुसंख्यावाद में जो बहुसंख्यक हैं वो हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो न्याय संगत हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए कभी भी देश में अल्पसंख्यक को नजरअंदाज नहीं करना जाना चाहिए। तो बहुसंख्यकवाद था, वो अपनी मर्जी चलाते थे, अपनी मर्जी के नियम बनाते थे, सब अपनी इच्छा के अनुसार करते थे और आखिरी में बोल देते थे मेरी मर्जी। अब इसमें तो आदमी, अब आप बोलोगे सर ऐसा कुछ बताओ तो उन्होंने क्या किया, तब हम मानेंगे, आप तो सिर्फ कहानी सुना रहे हो। तो उन्होंने क्या किया बेटा, जब 1956 की बात है, 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था,
1956 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि भैया राष्ट्र की एकमात्र आधिकारिक भाषा सिंहली भाषा को कर दिया। क्या किया? एकमात्र आधिकारिक भाषा किसको कर दी? सिंहली। सिंहली देश की एकमात्र आधिकारिक भाषा हो गई। बताओ, मतलब बाकी सभी भाषाओं को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, नकार दिया। दूसरा क्या किया उन्होंने कि भैया नौकरियों में, विश्वविद्यालयों में, मतलब आदमी पढ़ना चाहेगा ना, पढ़ने के लिए विश्वविद्यालयों में सिर्फ सिंहली भाषा को प्राथमिकता देने लगे। सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषी लोग, मतलब बौद्ध धर्म के लोगों को क्या प्राथमिकता देने लगे। और आखिरी में जब नई सरकार बनी तो उन्होंने क्या किया कि राज्य का जो धर्म है, यहाँ राज्य बेटा वो मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा नहीं, ये राज्य की अपनी परिभाषा होती है ना, मतलब गवर्नमेंट। तो राष्ट्र धर्म में, मैं अभी आपको नेशन, राष्ट्र समझो सॉरी, है ना, राष्ट्र धर्म में उन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म को संरक्षण देने लगे। मतलब हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बस सबको छोड़कर बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया जाने लगा। तो बौद्ध धर्म को संरक्षण देने लगे, रक्षा करने लगे। सोचो, सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषा को अवसर ज्यादा मिले और विश्वविद्यालयों में भी उनको पढ़ने को नहीं मिल रहा था। अब यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। 1956 में क्या पूछेगा, एकमात्र आधिकारिक भाषा कब घोषित की गई? 1956 में। कौन सा कानून आया? एकमात्र कानून किस वर्ष में आया? एकमात्र आधिकारिक भाषा कानून किस वर्ष में आया? इस तरीके से अलग अलग प्रश्न पूछ सकता है। अब आपसे मैं पूछता हूं मेरे छोटे भाई बहनों, कि आपसे ऐसा भेदभाव हो रहा होता तो क्या आपको बुरा नहीं लगता? तो श्रीलंका के समुदायों को भी बुरा लगा होगा ना। और वहां के जो श्रीलंका के तमिल लोग थे उन्हें तो बहुत बुरा लगा, और इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि भैया हमें बराबरी के अवसर तो दिए जाएं, हमें समानता तो दी जाए, है ना, राजनीतिक समानता दी जाए, अवसर दिया जाए, हमें हमारे अधिकारों से वंचित ना किया जाए। उनकी डिमांड थी, है ना। क्या डिमांड थी? अभी मैंने बताया, सरकारी नीतियों में उनके समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित करती हैं, उनको अवसर दिया जाए। तो वो क्या मांग रहे थे? अपने अवसर मांग रहे थे। और जब उन्हें ये अवसर नहीं मिले तो वो बहुत दुखी हुए। और कब तक भाई? एक समय तो उनको गुस्सा आएगा कि इस देश से हम भी प्यार करते हैं, हमारा भी अधिकार होना चाहिए, हमें भी अवसर मिलने चाहिए, हम इस देश को आगे लेके जाएं। क्या आपके मन में भी भारत को लेकर ऐसी भावनाएं आती हैं? तो हाँ, आप भी अपने देश से प्यार करते हैं। बस, तो श्रीलंका में फिर सिंहली भाषा के लोग और तमिल भाषा के लोग, ये लोग आपस में क्या हो गए? टकरा गए। सिंहली और तमिल भाषा के लोग टकरा गए और तनावपूर्ण स्थिति हो गई। और जब एक ही देश के दो समुदाय आपस में लड़ने लगते हैं, एक की तो सरकार थी, इसको ऐसे समझो कि कोई बाहरी देश ने हम पर हमला नहीं किया है। जब एक ही देश के लोग, जब एक ही देश के लोग आपस में लड़ने लगते हैं, मतलब जब भैया या दीदी अपने भाई या बहन से लड़ने लगते, घर में लड़ने लगते हो, बाहर आके कोई लड़ लिया वो अलग बात, पर घर में जब दो लोगों की लड़ाई हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? गृह युद्ध कहेंगे। तो श्रीलंका में भी ऐसे ही दोनों समुदाय के लोग आपस में लड़ लिए और इसे क्या कहा गया? गृह युद्ध कहा गया। अब परिभाषा लिख लोगे, है ना। देखिए, वन शॉट है, आपको हर चीज समझाई जा रही है, लिखना कैसे है, क्या करना है ना। उसके लिए और डिटेल में समझने के लिए पॉइंट को, तो इसके लिए आपको नवोदय बैच, टॉपर बनाने वाली नवोदय बैच ज्वाइन करनी पड़ेगी, मात्र 51 रुपए में, जिसमें आपको क्या क्या नहीं मिल रहा है। तो समझ रहे हैं, लाइव क्लासेस में आपको क्या, आप इंस्टेंट डाउट पूछ लोगे मेरे से, ये फायदा हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पर एक समुदाय अपनी सरकार से या समुदाय से विपरीत हो गया, लड़ लिया, उसे गृह युद्ध किया गया। अब गृह युद्ध से क्या होता है? सबसे पहले तो आर्थिक व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। दूसरा क्या होता है? आर्थिक वृद्धि रुक जाती है, अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है देश में, संघर्ष होता है तो लोग लड़ते हैं तो जान जाती है ना, घायल होते हैं, इसलिए सड़क टूटती है, भवन टूटते हैं, ये सारी चीजें हुई और ये श्रीलंका को पीछे ले गई। तो गृह युद्ध क्यों हुआ मैंने बता दिया। संघर्ष किन किन के बीच हुआ?
तमिल और सिन्हाला लोगों के बीच अस्थिरता आई, जिसके कारण क्या हुआ, आर्थिक वृद्धि रुक गई। समझ में आई ये बात? बिल्कुल, अच्छी बात है। अब श्रीलंका के तमिल, इन्होंने कहा भाई युद्ध तो कर ही रहे हैं, कहीं तो जगह दो यार, ऐसा मत करो। तो फिर ये लोग बेचारे क्या करते, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। श्रीलंकाई लोगों ने क्या किया, अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। 1980 तक वो संघर्ष करते रहे और जब उन्हें नतीजा नहीं मिला, तो जैसे ये श्रीलंका देश है ना, मान लो ये श्रीलंका देश है और इस श्रीलंका देश में ये वाला हिस्सा मान लेते हैं, है ना, थोड़ा इधर वाला, ऐसा मानना, ऐसा वाला। तो क्या किया इन्होंने, बोला कि हमें एक स्वतंत्र राज्य दे दो, स्वतंत्र राज्य या स्वायत्त राज्य दे दो, कि हम देश से अलग नहीं माने जाएंगे, हम इस देश का हिस्सा रहेंगे, पर इस पर्टिकुलर हिस्से में, इस हिस्से में हम हमारे स्कूल बना लेंगे, हमारे विश्वविद्यालय बना लेंगे, हमारे लोगों को नौकरी देंगे, आप हमें एक अलग राज्य दे दो। और उस राज्य का नाम उन्होंने रखा तमिल इलम। क्या नाम रखा, तमिल इलम नाम रखा। तो क्या नाम रखा बेटा, तमिल इलम उन्होंने इस राज्य का नाम रखा। और क्षेत्रीय स्वायत्तता का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया। ये जो मैं बताता जा रहा हूं, इन सबके मेरे को कमेंट चाहिए, आंसर, है ना, समझ गए? तो 1900 के दशक तक क्या हुआ, इतनी लड़ाई बढ़ गई कि उन्होंने एक नई मांग रख दी तमिल इलम की। वो क्या बोल रहे थे कि हमें सब में समान अवसर दिए जाएं, हमारी भाषा को आधिकारिक भाषा, मतलब तमिल भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए। मान लो प्रश्न आ जाए कि श्रीलंकाई तमिल की मांग क्या थी, तो तमिल स्वायत्त राज्य चाहते थे, अपनी तमिल भाषा को आधिकारिक दर्जा चाहते थे। क्लियर है? कब ये तमिल राज्य की मांग करी, तो 1980 में करी। ये भी क्लियर है कि नहीं है? ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूं। फेवरेट धोनी जी को जानते हैं? महेंद्र सिंह धोनी को आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, जल्दी से बताइए। महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं? महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता था। मुझे उम्मीद है अधिकतर बच्चे ये तो जानते होंगे, पर अपने मम्मी पापा या आपको भी पता हो तो बता, पूछना कि महेंद्र सिंह धोनी से पहले 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप किसने जीता था? कपिल देव साहब ने जीता था। सर ये कहां से कपिल देव धोनी आ गए? कुछ चीजें याद करवानी पड़ती है बेटा, तो कुछ कहानियों से जोड़ना पड़ता है। भारत में धोनी से पहले कपिल देव साहब ने, कपिल देव उनका नाम है, साहब सम्मान में बोल रहा हूं, वर्ल्ड कप जीता था और उन्होंने 1983 में जीता था। अब ये जो श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा है, वो एक लिट्टे ग्रुप, लिट्टे का फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर तमिल इलम। इन्होंने 1983 में एक ग्रुप बनाया लिट्टे, जो श्रीलंका सरकार से लड़ने लगा, गृह युद्ध करने लगा। अपनी सरकार जो सिंहली भाषा के लोगों की है, अपने ही देश के लोग कौन रहे, तमिल भाषा वाले, वो लड़ने लगे। तो इसे क्या कहा गया, गृह युद्ध कहा गया। 1983 से 2009 तक ये लड़ाई चलती रही। कब तक चलती रही? 2009 तक। आखिरी में श्रीलंका की सरकार ने उन्हें हरा दिया और लिट्टे ग्रुप समाप्त हुआ। कब हुआ? 2009 में। इतना डिटेल में पूछा जा सकता है। क्लियर है? याद रखना, इनसे सारे प्रश्न बनते हैं। क्लियर है? अब श्रीलंका से कैसे सवाल आ सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको पता है, ये 2 मार्क में आ सकता है मेरे एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए, कि श्रीलंका में जाति संघर्ष के क्या कारण थे, बता दोगे। फिर क्या आ सकता है, श्रीलंका का जाति संरचना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसके बाद क्या है, स्टार लगाओ। ये क्या पूछ सकता है, सही गलत पूछ सकता है। क्या पूछ लेगा कि तमिल इलम की मांग 19 तमिल इलम राज्य की मांग 1982 में हुई, सही है कि गलत? तो क्या लिखोगे, गलत है, 1980 में हुई थी। और क्या पूछ सकता है, श्रीलंका की एकमात्र आधिकारिक भाषा तमिल भाषा को घोषित किया गया, सही है या गलत? गलत है, सिंहली भाषा को किया गया। श्रीलंका ने ईसाई धर्म को प्रमोट किया या संरक्षण दिया, गलत है। इसी का खालिस्तान भी आ सकता है कि श्रीलंका में किस धर्म को राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त था, बौद्ध धर्म को प्राप्त था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। श्रीलंका किस वर्ष आजाद हुआ, ये तो आया ही हुआ है 1948 में। श्रीलंका किस प्रकार का देश है, द्वीपीय देश है। ये सारे प्रश्न इस तरीके से आ सकते हैं।
लिट्टे क्या है लिखिए, लिट्टे कब बना 1983, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो समझ रहे हो, एक एक प्रश्न कवर हो रहा है, क्लियर है। और यदि आपको ये सब कुछ पढ़ना है, समझना है, लिखना भी है, क्योंकि कई बार वन शॉट में उतना समय नहीं होता, पर मैं सब कुछ कवर करने की, पर ऐसे ही सारे चैप्टर सब कुछ कंटिन्यूटी आप नवोदय बैच ज्वाइन कर सकते हैं ऐप पर, समझ रहे हैं, है ना। ये अपना नवोदय बैच रहा। नवोदय बैच कक्षा 10वीं के लिए पूरे साल में आपको ऐसे ही लाइव पढ़ाऊंगा। और लाइव का फायदा क्या है बेटा, जैसे ही मैंने आपको पढ़ाया, कोई डाउट आया, आप तुरंत कमेंट में पूछ सकते हो। फिर आपको टॉपर बनाने वाली टॉपर नोट्स मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको डीपीपी मिलेगी, मतलब अभ्यास प्रश्न मिलेंगे। उस अभ्यास प्रश्न को आप अच्छे से सॉल्व करिए, है ना, उनके उत्तर मिलेंगे। फिर उसके बाद इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग तो बहुत आसान हो जाती है। आप ऐप इंस्टॉल करिए और उस ऐप में देखिए कि अरिविहान कैसे डाउट सॉल्व करता है। फिर उसके बाद टॉपर गाइडेंस मिलेगी, जो भैया दीदी लास्ट ईयर टॉप किए हैं वो आपको मिलेंगे। और परीक्षा से पहले परीक्षा से डर का खात्मा, परीक्षा से पहले परीक्षा के डर का खात्मा, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रश्न कर देंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज पूरा आपको टॉपर बनाने के लिए जो जो चाहिए वो इस बैच में आपको मिलने वाला है। बस किस बात की देरी है, आपको ज्वाइन करने की देरी है। और ये तस्वीर में मुझे तो आकाश भैया या फिर श्लोक भैया या मुस्कान दीदी या कोई भी इनमें से सब लोगों पे मुझे बहुत प्राउड है, पर मैं आपको देखता हूँ मेरे छोटे भाई बहन यहाँ पे। ये स्टेट रैंक 1 से लेकर डिस्ट्रिक्ट टॉपर सब कुछ आप चाहिए। और जो पहले बैच में टॉप करेगा ना, वो तो यहाँ जगह बनाएगा ना यार, यहाँ बस यही जगह चाहिए मुझे। मेरे दिल में आपकी जगह वैसे भी है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और थोड़ी सी अच्छी मेहनत करिए, अपन साथ में मेहनत करेंगे। आप मेरे अभिषेक शर्मा बनिए, मैं आपका ट्रेविस हेड बन चुका हूं मेरे छोटे भाई बहनों, यकीन कीजिए मुझ पर। चलिए, तो अब हम सत्ता के साझेदारी के रूप समझेंगे। सत्ता की साझेदारी के कितने रूप हैं, कितने रूप हैं हमें जानना पड़ेगा। और ये रूप कैसे काम करते हैं, मतलब कैसे सत्ता की साझेदारी का बंटवारा होता है, समझना ध्यान से, है ना। दो शुरुआती बहुत महत्वपूर्ण है कि सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज बंटवारा और ऊर्ध्वाधर बंटवारा। क्षैतिज बंटवारा क्या होता है सर? क्षैतिज बंटवारा क्या होता है, जब देखो सब बराबर हो, सब बराबर हो, बस उनसे ऊपर संविधान हो, तीनों एक दूसरे के कामों पे नजर कर रहे हो पर दखल अंदाजी ना कर रहे हो। जैसे विधायिका, जैसे कार्यपालिका, जैसे न्यायपालिका। सर क्या बोल गए सर? जैसे विधायिका जो विधि मतलब कानून, जो कानून बनाते हो। आप नहीं देखे अभी अभी चुनाव हुए थे, विधायक साहब बनते हैं या फिर सांसद साहब बनते हैं, तो ये सांसद साहब क्या कर रहे हैं, विधायक साहब क्या कर रहे हैं? कानून बना रहे हैं। तो यही कानून बनाने का काम आता है विधायिका का, है ना। ये लोग बैठ के अपने लिए कानून बनाते हैं। फिर एक होता है कार्यपालिका, कार्य का जो पालन करवाए वो कार्यपालिका। सर ये कौन लोग होते हैं? तो अपने कलेक्टर साहब, है ना, ये सब। या फिर आपके गांव में वो सरपंच जी, सरपंच साहब, सचिव, सरपंच जी नहीं, सरपंच सचिव जी, है ना। और सरपंच साहब भी कई जगह पे। और सर न्यायपालिका, वो जो जज साहब आप देखते होगे ना, ऑर्डर ऑर्डर, जज साहब, ये तीनों देखते हैं कि देश सही से चल रहा है कि नहीं, सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं। अब इसको समझना, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, आपको आखिरी में इस प्रश्न का उत्तर देना है। मान लो मैं एक व्यक्ति हूं, मैंने कोई नियम बनाया, मैंने उसी को पालन करवाया, और कुछ लफड़ा हुआ, कुछ दिक्कत हुई तो मैं ही उसमें न्याय कर रहा हूं, तो क्या मैं भेदभाव करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा ना यार। मैं अपने नियम को कैसे काट पाऊंगा? ऐसा ही होता है, यही दिक्कत होती है। इसलिए इसमें सरकार के नहीं, 3 अंग हैं, जो तीनों अंग इक्वल हैं, बराबर हैं, और ये सामंजस्य बैठाकर चल रहे हैं, देश सुचारू रूप से चल सके, शक्ति का संतुलन बना रह सके। तो क्षैतिज विभाजन जो होता है वो शक्ति का संतुलन बनाता है, ये बात याद रखना। शक्ति का संतुलन क्षैतिज विभाजन बनाता है, याद रखना। और शासन अच्छा चले, सुशासन अच्छा चले, सुशासन अच्छे से हो सके, ये बनाता है ऊर्ध्वाधर। ऊपर से एक शक्ति है, उसने अपनी कुछ शक्ति अपने नीचे स्तर पे दे दी, उसने और अपनी शक्तियां नीचे स्तर पर दे दी, जिससे काम आसानी से हो सके, तो उसे ऊर्ध्वाधर
फिर हम जो अखबारों में पढ़ते रहते हैं, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अभी राघव चड्ढा देखे ना, एक आम आदमी पार्टी से किस में चले गए, बीजेपी में चले गए। तो कौन कैसे क्या बीजेपी है, इनके बीच में क्या दो सरकारें मिलकर बनाती हैं। यदि आप थोड़ा भी न्यूज देख रहे हो, अभी आपने मम्मी पापा, विजय जो अपने साउथ के सुपर स्टार है, उनको सरकार बनाने के लिए कुछ लोगों का समर्थन चाहिए था, तो कौन सी पार्टियां आई, कौन सा पद दिया। तो राजनीतिक पार्टियां आपस में कैसे सत्ता की साझेदारी करती हैं। फिर समुदाय, सामाजिक समूह, है ना, हमारे यहाँ पे देखो, आप देखते हो कुछ एसटी है, कुछ एससी है, कुछ ओबीसी है, कुछ जनरल है। तो भाई सबका प्रतिनिधित्व ऊपर हो विधि बनाने में, नहीं तो मान लो सब एक जैसे बैठ गए तो उनकी बात कौन रखेगा। तो सामाजिक समूह लोग भी बनाते हैं, है ना, जैसे अपन ने बेल्जियम में देखा था, सामाजिक लोग बना रहे थे कानून, ऐसे चलता है। चलो तो पढ़ते हैं, क्षैतिज सत्ता साझेदारी। इतने समय से पढ़ा रहा हूं, कुछ टर्न स्लिप हो जाए तो ऐसे माइंड नहीं, है ना। क्षैतिज सत्ता साझेदारी, जिसे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। अब ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग अंगों के बीच, अब ये अलग अलग अंग कौन है, क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं। मैंने आपको पूछा है, बताया है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अंगों के बीच बांटी जाती है। सही बताओ, मैंने बताया था कि नहीं बताया था। फिर यहाँ पर अलग अलग अंग अलग अलग शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ मेरे छोटे भाई बहन, मैंने आपको बताया कि जो विधि बना रहा है उसका काम अलग है, जो उस विधि को पालन करवा रहा है उसका काम अलग है, और उन पर नजर रख रहा है कि सही विधि बनाई कि नहीं, या फिर सही से पालन हुआ कि नहीं हुआ, वो अलग है। तीनों एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते, तीनों एक दूसरे के काम करने के लिए स्वतंत्रता देते हैं, पर एक दूसरे पर निगरानी भी रखते हैं। इसी को कहा जाता है जांच और संतुलन की व्यवस्था, कि कोई भी संविधान से इतर ना जाए, कोई भेदभाव ना करे। तो ये भी प्रश्न आता है, जांच और संतुलन की व्यवस्था कौन कौन कर रहा है, तो न्यायपालिका, उसके अलावा विधायिका और कार्यपालिका। ये भी याद रखना कि जांच के संतुलन किस व्यवस्था में दिखेगा, तो क्षैतिज सत्ता की साझेदारी में दिखेगा। ये चीजें याद रखना, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें संतुलन रहता है ना, ये याद रखना, संतुलन, मैंने आपको बता दिया ये चीज। और ये तीनों में से कोई बड़ा और छोटा नहीं है। क्लियर है, क्लियर है। और इसके बाद अच्छा, इसमें क्या क्या आता है मैंने आपको बता दिया। इसके विषय में देखिए क्या होता है, अभी समय की कमी है, ये वन शॉट है, पर जब हम ऐप में पढ़ते हैं, समय हमारे पास ज्यादा रहता है, तो मैं आपको बताता कि विधायिका के क्या क्या काम है, कार्यपालिका के क्या क्या काम है, न्यायपालिका के क्या काम है। पर अभी मैंने आपको समझा दिया है, आप लिख भी लोगे, पर इतनी व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि समय की कमी को आप समझिएगा, मेरी कुछ छूट नहीं रहा, और व्यवस्थित तरीके से समझते लिखना, तो आप बिल्कुल नवोदय बैच ज्वाइन कीजिए, हम लाइव पढ़ेंगे। इस बीच में आपको कोई डाउट आएगा तो मैं आपको बता भी दूंगा, है ना। और इसके बाद ऊर्ध्वाधर सत्ता की साझेदारी, तो इसमें मैं आपको कुछ नाम लिखता हूं, जैसे अपन एमपी बोर्ड के बच्चे हैं, मोदी जी, ये हो गई केंद्र सरकार। फिर इसके बाद हो गए अपने मोहन यादव जी, ये हो गई राज्य सरकार, है ना। ये हो गए पीएम, अरे हिंदी में लिखूं क्या मेरे छोटे भाई बहन, लिखो, लिख देता हूं, अरे पीएम, और ये सीएम। देखो, पीएम, सीएम, और सर तीसरा क्या हुआ, आपके गांव के सरपंच, इसके अलावा महापौर और पार्षद। तो सबसे बड़े केंद्र सरकार है, उनने अपनी शक्तियां राज्य सरकार को दी, राज्य सरकार ने अपनी शक्तियां और नीचे स्थानीय सरकार को दी। तो ऊर्ध्वाधर में ऐसा पिलर बनता है, ध्यान देना, ऐसा हर आपकी एनसीईआरटी में बना ये, और शक्ति ऐसे आ रही है, समझ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। इससे क्या हो रहा है कि आपके काम सुचारू रूप से हो पा रहे हैं।
कैसे सर सुचारू रूप से हो पा रहे हैं? थोड़ा सा उदाहरण दे दीजिए, मजा आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि हमारे प्रधानमंत्री के पास, केंद्र सरकार के पास सबसे बड़ी शक्तियां हैं, अब उनके पास ही ये दोनों चीजें नहीं होती। अब आपके गांव का कुआं है, अब उस कुएं में इतनी गर्मी पड़ रही है, वो सूख गया। अब आपके कुएं में पानी नहीं आ रहा, वो सूख गया, तो अब प्रधानमंत्री को आप फोन लगा रहे हैं, हेलो प्रधानमंत्री जी, पानी नहीं आ रहा है, पानी का व्यवस्था करवा दीजिए। प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे, मित्रों आपने सत्ता की साझेदारी नहीं पढ़ी है क्या? नवोदय बैच में लाइव पढ़ाई जा रही है, ज्वाइन कीजिए और जानिए कि यदि आपके गांव का कुआं सूख जाए तो मुझे नहीं, आपके गांव के सरपंच को फोन लगाना है। अब प्रधानमंत्री इतने व्यस्त देश में 50,000 से ज्यादा गांव, सब लोग ऐसे कुआं वाला फोन करते हैं, तो वो तो बड़े बड़े मुद्दे कैसे देखेंगे? और आपको भी परेशान, भाई आपका शुद्ध पानी पीना भी उतना ही जरूरी है। पर सारी शक्ति प्रधानमंत्री जी अपने पास रख लेते तो फिर कैसे होता? ये कुएं की व्यवस्था नहीं हो पाती ना, कुआं अच्छा हो ही नहीं पाता। तो आपका काम सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, सरपंच बैठाया हर गांव में, चुनाव आपने किया, आपके लोगों ने किया, और काम आसानी से हो चले, सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए ये व्यवस्था की गई। समझ में आया? तो इसमें क्या हुआ, अलग अलग स्तरों पर, अब ये स्तर क्या हो गए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, विभिन्न स्तरों पर शक्तियां निर्धारित हैं। भैया बताया ना, कुएं का पानी ये सही करेंगे, और यहाँ पर शासन सुचारू रूप से चल सके, ये मेन होता है। क्लियर है? सत्ता के साझेदारी का ये फॉर्म भी समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको उदाहरण समझ में आए मेरे छोटे भाई बहनों की नहीं आए? बस आपको समझ में आ गए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं बताऊं, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, यहाँ पे तो सीधा सीधा बेल्जियम का उदाहरण ले लो। अब मैं फिर से समझाता, पर समय की अभाव है, बिल्कुल डिटेल में समझने के लिए अपने को नवोदय बैच में आना है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है। इसमें क्या होता है, जैसे संसद में हर समुदाय का प्रतिनिधित्व रहे, इसके लिए किया जाता है। भारत में इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और यही आरक्षण की व्यवस्था से चीजें चल रही हैं। समझ में आई बात? इसके बाद आती है, इसमें इंपॉर्टेंट है दबाव समूह, ये प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। अब दबाव समूह क्या होते हैं? तो दबाव समूह होते हैं कि जो किसी सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, मतलब अपनी कुछ जायज मांग होती है, उन जायज मांगों को लेकर वो सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। अब ये संघ बनाते हैं, जिसे अपन यूनियन कहते हैं। जैसे आप रेलवे की यूनियन है ना, मजदूरों की संघ होते हैं, रेलवे का संघ होता है। तो ये बहुत सारे लोग अपनी किसी जायज मांग को लेकर सरकार पर दबाव डालते हैं और उनको उनके हितों में काम करवाने के लिए कहते हैं। जैसे कि भाई 9 घंटे से ज्यादा मजदूरी नहीं करवानी चाहिए, ऐसे काम नहीं करवाने चाहिए, है ना। तो इनकी डिमांड थी, फिर वो अनशन कर रहे, हड़ताल कर रहे। हड़ताल शब्द सुने, ये दबाव समूह वालों का ही काम है। तो ये जो भी काम है, दबाव करवाकर उसको पूर्ण करवाते हैं। इसके बाद आता है राजनीतिक दल, तो बीजेपी, कांग्रेस। अब इसमें सत्ता की साझेदारी कैसे होती है कि मान लो अपने मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस चुनाव लड़ रही हैं और किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं, कोई की सत्ता नहीं बनी, तो बीजेपी ने किसी क्षेत्रीय पार्टी सपाक्स के साथ क्या कर लिया, गठबंधन कर लिया। तो अब वो बोलेंगे ना कि सारे मंत्री पद आप नहीं ले लोगे, कुछ मंत्री पद सपाक्स वालों को भी देना होगा। तो वो जो आपने कुछ मंत्री पद दिए, मतलब उस मंत्रालय की शक्तियां आपने उनको दे दी, तो सत्ता की साझेदारी हो गई। तो राजनीतिक दलों, आंदोलन मैंने बताया ही दिया, हड़ताल होती है ना। इस तरीके से आंदोलन के माध्यम से विभिन्न समुदाय के लोग सत्ता में भागीदार होते हैं। क्लियर है? अब मैं आपकी बुक में किताब है, आपकी बुक में किताब नहीं है, आपकी बुक में एक स्टोरी है, वो बताता हूँ। विक्रम बेताल एक दूसरे को सुना रहे हैं, पर वो स्टोरी है लेबनान देश की। अब लेबनान देश में क्या होता क्या नहीं होता, वो सब कुछ अपन पढ़ेंगे डिटेल में। पर अभी जो क्रिस्प है उस चीज का, जो मेन चीज है, मैं आपको बता देता हूं कि वहां पर फिक्स कर दिया गया है कि किस धर्म का व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, किस धर्म का व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन संसद का अध्यक्ष बनेगा। तो यही कहानी है, क्योंकि वहां पर क्या हुआ, जो कुछ 2 धर्म के लोग ज्यादा रहते थे,
एक क्रिश्चियन और एक मुसलमान। तो जो मुसलमान थे वो सीरिया की तरफ झुकाव रखते थे और जो क्रिश्चियन थे वो फ्रांस की तरफ, और सब लोग आपस में लड़ रहे थे। वहां भी गृह युद्ध हो सकता था, पर वहां के बुद्धिजीवी क्या थे, समझदार थे, वो भी आपस में बैठे और उन्होंने फिक्स कर दिया। क्या फिक्स कर दिया कि भैया जो राष्ट्रपति होगा वो कैथोलिक ईसाई होगा, जो राष्ट्रपति होगा वो कैथोलिक ईसाई होगा, वो भी मारोनाइट संप्रदाय का। जो सुन्नी मुसलमान होगा वो प्रधानमंत्री होगा, और सिया मुसलमान जो होगा वो संसद का अध्यक्ष होगा, और जो ऑर्थोडॉक्स ईसाई है वो प्रधानमंत्री होगा। इन्होंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। हर समाज का प्रतिनिधित्व हो गया, सत्ता की क्या हो गई, साझेदारी हो गई, और सब खुशहाल रूप से रहने लगे। समझ गए मेरी बात। इसके बाद आते हैं एक और कहानी 2005 की, जर्मनी की। जर्मनी जो है वहां 2005 में चुनाव हुए। अब 2005 में चुनाव हुए तो वहां पर दो बिल्कुल अलग अलग पार्टी की सरकार थी। कौन? दो अलग अलग पार्टी की सरकार थी, वो आपस में मिल गई। कैसे मिल गई? वो मिल गई बिल्कुल जैसे भाजपा कांग्रेस मिल गई। आप अभी अपने इस वीडियो को देखने के बाद मम्मी पापा से पूछना, क्या भाजपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर कभी सरकार बना सकती है? नहीं। वैसे ही वहां पे हो गया। क्या किया उन्होंने, ये जो कार्टून बना हुआ है आपकी किताब में, वहां पर ये कार्टून जर्मन सरकार को दिखा रहा है। ये जो कार है वो जर्मन सरकार है, और यहाँ दो पार्टियां जो बिल्कुल अलग अलग समुदाय की हैं, अलग अलग विचारधारा रखती हैं, वो सत्ता पाने के लिए सत्ता में साझेदार बन गई। और ये दो पार्टियां कौन कौन सी है? क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इनकी विचारधारा अलग है, और ये स्टीयरिंग क्या बता रहे हैं, दो अलग अलग विचारधारा की पार्टियां भी सत्ता पाने के लिए एक हो गई। समझ गए मेरी बात। तो इस तरीके के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सत्ता के विभाजन को समझाइए। तो इसका उत्तर पूरा डिटेल में लिखेंगे कि क्षैतिज के कौन कौन से प्रकार हैं, है ना। ऐसे उत्तर लिख के बताते हैं हम नवोदय बैच में, समझाते हैं पूरी डिटेल में बेटा, है ना। ऊर्ध्वाधर कैसे हैं, उदाहरण क्या है, इस टाइप के सारे प्रश्न आते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, है ना। अब चैप्टर तो यहाँ पूरा खत्म होता है। मैंने आपको चारों देशों की कहानी सुनाई। ये नवोदय बैच है हमारा, टॉपर बनाने वाला है। इसमें आपको ज्वाइन करना है, प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कीजिए। आपको पूरे साल लाइव क्लासेस मिलेगी। 31 अक्टूबर को कोर्स खत्म होगा, आप रिवीजन कर पाएंगे। फिर टॉपर नोट्स बनेंगे, मिलेंगे जो आपको टॉपर बनाएंगे। फिर डीपीपी मिलेंगे जिससे आपको मतलब पता हो, प्रैक्टिस कर सको सारी चीजें। अभ्यास बहुत जरूरी है, सिर्फ एमसीक्यू और इसका प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं है बेटा। खालिस्तान सही जोड़ी सब कुछ हमारे उसमें होता है। फिर दो नंबर वाले प्रश्न कैसे लिखते हैं, 3 नंबर वाले कैसे लिखते हैं, ये भी हमें सिखाना पड़ेगा ना। फिर इसके बाद इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, आप तुरंत लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हैं, है ना। जब आप स्वाध्याय सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे तब भी पूछ सकते हैं। साल भर आपको यहाँ पर जब आप ऐप में होंगे तो जो भैया दीदी ने पिछले साल टॉप किया वो आएंगे, आपको गाइडेंस देंगे, और परीक्षा से पहले पूरा परीक्षा का डर खत्म करने वाले हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देकर। तो ये नवोदय बैच की विशेषताएं हैं। क्वालिटी कैसे रहेगी, कंटेंट कैसा रहेगा, मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ मुझे कोई और नहीं दिखता, मैं आपको देख रहा हूँ, है ना। ये तो हमारे 3 साल से लगातार जो हम टॉपर दे रहे हैं वो तो हम हैं, पर अब मैं आपको देखना चाहता हूँ इस तस्वीर में। मैं आपको यार, प्लीज यार, तुमको टॉप करना है। मेरा सपना है कि 55 के 55 मध्य प्रदेश के जिलों में मेरा टॉपर बच्चा हो, अरिविहान से पढ़ा हुआ बच्चा हो। बेटा देश में संसाधनों की कमी थी, रितेश सर ने आर्थिक बाधा दूर कर दी है, बस आपको आने की देरी है। तो चलिए इस कक्षा को समापन करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आया होगा। यदि यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। पर याद रखना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पर अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।